हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 4 पर आ गए हैं। इसके अंदर अब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे और रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। बच्चे देखिए बच्चे, फर्स्ट चैप्टर जो आपके अकाउंटिंग का है वो प्रॉपर थ्योरी है और इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूं, फिर बाद में इसका एक वन शॉट भी बनाएंगे। लेकिन आपको इन छोटे छोटे पार्ट में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एग्जामिनर आपको इसमें से कुछ भी दे सकता है और वो 3 नंबर या 4 नंबर का या 2 नंबर का भी हो सकता है। इसलिए हर एक पार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बच्चे, लिमिटेशन का मतलब क्या है। अकाउंटिंग के लिमिटेशन का मतलब यह है कि वो कौन सी जगह है या वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे अकाउंटिंग 100% तरीके से काम नहीं करता, जहां पे अकाउंटिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब तक आपने अकाउंटिंग के बारे में यह समझा है कि अकाउंटिंग क्या है, कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। फिर आपने ये पढ़ा है कि ये कहां कहां हेल्पफुल है, किस किस काम आता है। अब हम उसके कमियां पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग में कमी क्या है। और देखो, जो चीज बहुत ही यूनिक होती है बेटा टॉपिक के हिसाब से, वही एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। जिस टॉपिक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, समझ जाओ, एग्जामिनर आपसे वही टॉपिक पूछेगा, अगर एग्जामिनर बहुत बढ़िया पेपर बनाने के मूड में है तो। पहला पॉइंट क्या है लिमिटेशन के बारे में, लेकिन हम यहां पे आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे। ध्यान दीजिए क्या है। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्या मतलब है? अकाउंटिंग पूरी तरीके से 100% एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। जी हाँ बच्चे, 100% तरीके से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। देखो, जब अब नेगेटिव पॉइंट निकालने पे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो नहीं भी सोच सकते हैं, वो भी पॉइंट आ जाएंगे। देखो, अकाउंटिंग से जो हमें प्रॉफिट पता चलता है साल के एंड में, वो 100% एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता, कहीं ना कुछ तो कमी रहती होगी। जैसे एक बहुत बढ़िया कहावत है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बिजनेसमैन होता है कभी भी अपना जो प्रॉफिट होता है वो अपने हाथ में नहीं रख के देख सकता। साल के एंड में उसका हिसाब किताब होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होता है और लास्ट में कहा जाता है कि उसको 50,000 का मुनाफा हुआ। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में उसके हाथ में 50,000 रुपए रख दिए जाएंगे और कहा जाएगा ये इसका मुनाफा है। कोई भी बिजनेसमैन अपना रियल प्रॉफिट कभी रियल में देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो पैसा जो है बिजनेस के सर्कुलेशन में फंस जाता है। या तो वो पैसा अनसोल्ड स्टॉक के रूप में फंस गया होगा कि अभी माल बिकना बाकी है, या वो पैसा डेटर के रूप में फंस गया होगा, या वो पैसा बैड डेट के रूप में चला गया होगा। यानी बिजनेसमैन अपना रियल प्रॉफिट कभी भी अपने हाथ में रख के नहीं देख पाता, एग्जैक्ट प्रॉफिट। और जो हमें प्रॉफिट दिखाता है बिजनेस में, जो हम अकाउंट हमें बिजनेस में प्रॉफिट दिखाता है, वो बेटा 100% तरीके से भी सही नहीं होता। एग्जैक्ट 99.99 कह सकते हैं, 0.1% की कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि 100% एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये 100% रियलिस्टिक टॉपिक से रिलेट नहीं होता। फिर आपके दिमाग में आएगी, सर अगर इसमें इतनी ही कमियां हैं तो हम अकाउंट फिर मेंटेन क्यों कर रहे हैं? बेटा, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट जो थे उसमें से 0.1% नेगेटिव पॉइंट निकाला जा रहा है। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड का इससे ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। जो 0.1% जो नेगेटिविटी रह जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं इसमें। जो सेकंड पॉइंट कहता है कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदी, जो मशीन 5 लाख रुपए की है। अब 5 लाख में मशीन जिससे आपने खरीदी थी, उसने आपको कहा कि ये मशीन जो है आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, 10 साल के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि 5 लाख की मशीन को अगर आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, तो मतलब हर साल आपने उसका 50,000 रुपए इस्तेमाल किया। यही चीज इसकी कहलाती है डेप्रिसिएशन, कि आप हर साल इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे और अगले साल इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 4.5 लाख। उसके अगले साल फिर आप 1 साल इस्तेमाल करेंगे, फिर उसमें 50,000 रुपए घटा देंगे 1 साल के बाद, और इसी तरीके से करते करते 10 साल तक का 50,000 रुपए घटाओगे, तो आपको 10 साल के अंदर में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मशीन क्या हो जाएगी? यूजफुल ना होने की पोजीशन पे होगी, अब उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मशीन की लाइफ खत्म हो गई, फिर भी मशीन चल रही है और पहले जैसे ही चल रही है ना, और वो हमें पहले जैसा ही आउटपुट दे रही है। इसका यह मतलब हुआ कि हम जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जिसका एग्जांपल एक डेप्रिसिएशन है, वो रियल से कई बार मैच नहीं करता। मशीन की वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी मशीन अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है, उसके बाद भी 5 साल और मशीन चली, तो जो 5 साल और मशीन चली उसका हमें बेनिफिट मिल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग जो होता है कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है। 100% रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट पढ़ा था
कि अकाउंटिंग जो है वो 100% फुली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है बेटा, आई होप ये डेप्रिसिएशन वाले एग्जांपल से आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि अकाउंटिंग 100% फुली एग्जैक्ट भी प्रॉफिट नहीं बताता और अकाउंटिंग जो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन से डील करता है। कई बार, मतलब हमेशा नहीं, कई बार जो 0.1% जो नेगेटिव पॉइंट रह जाते हैं। अगला क्या कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग इग्नोर क्या क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटी वाले एलिमेंट को इग्नोर करता है। क्वालिटी जैसे अच्छा बुरा, काला गोरा, मोटा पतला, ये जिस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं इसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। अकाउंटिंग हमेशा न्यूमेरिक डेटा को ही कंक्लूड करेगा, है ना बच्चे। जो डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्या कहेंगे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में, जो इंफॉर्मेशन क्वांटिटी फॉर्म में गिवन होगी अकाउंटिंग केवल उसी को कंसिडर करता है। क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता। आई ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट कहता है अकाउंटिंग इग्नोर अगेन द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग जो है वो प्राइस के चेंज होने के इफेक्ट को भी इग्नोर करता है। ऐसे समझिए, जिस दिन आपने मशीन खरीदी थी 5 लाख की, आप मशीन खरीद के लाए और मार्केट में अगले ही दिन इसकी वैल्यू कम हो गई, ये 4 लाख की होगी, अगले दिन 4 लाख की बिकने लगी, तो क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस मशीन को 4 लाख की लिखेंगे? कभी नहीं। अकाउंटिंग का रूल है बच्चे, आपने जिस चीज को जितने रुपए में खरीदा है उसके लिए आपने जितने पैसे पे किए हैं, आपके लिए वो कॉस्ट उतने की ही रहेगी, भले ही अगले ही पल उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि जितना पैसा आपने पे किया उतने रुपए की ही वैल्यू आपको मिल रही है। तभी इसको डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है, डबल एंट्री। जितने रुपए आपने पे किए उतने रुपए की ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है मार्केट में भले इसकी वैल्यू 5 लाख की जगह 4 लाख हो जाए या 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाए, आपके लिए वो हमेशा 5 लाख की रहेगी। तो चीजें खरीदने के बाद मार्केट में कुछ भी हो जाए, जो इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल हो, चेंज होता रहे, वो आपसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर आप मशीन को बेचने जा रहे हैं, दोबारा से मशीन को बेचने जा रहे हैं और मार्केट में ये कहा जाता है कि इस मशीन को अगर आप बेचोगे 5 लाख की मशीन खरीदी थी 6 लाख की बिक जाएगी, तो आपको मुनाफा तब भी नहीं मानना कि 1 लाख का मुनाफा हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग हमें एक प्रूडेंट कंसेप्ट आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, वो हमें सिखाता है कि भविष्य में होने वाला मुनाफा आप कभी भी पहले से मान के नहीं चलेंगे। लेकिन अगर भविष्य में कोई नुकसान होने की आशंका है कि भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है, आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। तो यही बात मैंने अभी कही कि 5 लाख की मशीन किसी ने कहा कि 6 लाख की बिक जाएगी, आपको एंट्री नहीं करनी जब तक वो 6 लाख में ना बिक जाए, और जब तक आप उसका 1 लाख रुपए मुनाफा ना कमा लो तब तक आप उसकी एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, और अगर कोई कहेगा कि मशीन जो है 5 लाख की 4 लाख की बिकेगी, तो जब तक ना बिक जाए तब तक एंट्री नहीं होगी, मतलब जब तक लॉस ना हो जाए। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये कहता है कि जो अकाउंटिंग है वो इग्नोर करता है किस इफेक्ट को, चीजें खरीदने के बाद जो मार्केट है प्राइस का इफेक्ट चेंजेस होते हैं, उसको इफेक्ट को ये इग्नोर करता है, उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, लिमिटेशन का, वो लास्ट वाला वर्ड है, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड आपके सामने पहली बार आया, विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग क्या है बच्चे? अकाउंटिंग जो है ना वो विंडो ड्रेसिंग करने पे, मतलब विंडो ड्रेसिंग करता है कई बार विंडो ड्रेसिंग करने को मजबूर कर देता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? आप ऐसा एग्जांपल मानिए कि भाई आप किसी गली से गुजर रहे हैं और किसी गली में आपको एक घर दिखा और उस घर का आपको बाहर से केवल एक खिड़की दिखती है, खिड़की या दरवाजे ही दिखते हैं आपको। आपने उस दरवाजे को देखा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, खिड़की जो है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है आपको, तो आप बाहर के डेकोरेशन से ही घर के अंदर के बारे में अंदाजा लगाते कि बाहर से इतना डेकोरेटिव है तो अंदर से घर कैसा होगा, बड़े रॉयल तरीके से सजा रखा होगा, है ना। तो आपने बाहर से ही देख के घर के अंदर का एनालाइज किया और एक अपने दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन कर ली कि मकान अंदर से बहुत ही रॉयल तरीके से बनाया गया होगा, है ना, बहुत ही रॉयल फैमिली रह रही होगी इसके अंदर, बहुत ही कुछ ऐसा होगा। डेट मीन अगर भले ही मकान अंदर से बहुत खराब है, पेंट भी ना हो, लेकिन बाहर से खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे रखे गए, बनाए गए, डिजाइन किया गया है, तो आप खिड़की दरवाजों से ही घर के अंदर का इंटरप्रिटेशन कर लेते, भले ही अंदर मामला बिल्कुल खोखला हो। तो सेम अकाउंटिंग भी ऐसी करता है, क्योंकि जो मार्केट में अकाउंटिंग की चीजें पब्लिश होती है वो पीनल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। तो कई बार क्या होता है कि अपने बिजनेस की फॉल्स इंफॉर्मेशन मार्केट में दिखाने के लिए हम पीनल अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ताकि जो मार्केट में जो शेयर होल्डर हैं, जो हमारी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, वो इस फॉल्स इंफॉर्मेशन में आके
हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, लोगों के सामने गलत रिप्रेजेंटेशन रखना ताकि वो हमारे बारे में बहुत बढ़िया इंटरप्रेट करें। तो अकाउंटिंग क्या करता है, कई बार मजबूर करता है, बढ़ोतरी करता है, किस चीज को लेकर, विंडो ड्रेसिंग को लेकर। विंडो ड्रेसिंग कर देंगे, पर्दे वर्दे अच्छे लगे, खिड़की उड़की अच्छी लगी पड़ी है, तो लोगों को लगेगा मकान भी बहुत अच्छा बना होगा। आपको ये लिमिटेशन वाली बात समझ में आ रही होगी। टोटल ये 5 पॉइंट है, आपके सामने ये 3 नंबर का टॉपिक आएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे, अगला पार्ट क्या कहता है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। देखो मैंने पहले ही कहा था आपको पिछली वीडियो में कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी। रोल ऑफ अकाउंटिंग में भी बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं बच्चे। देखिए रोल का मतलब क्या, अकाउंटिंग का आखिर रोल क्या है, उसका काम क्या है। तो पहला काम क्या कहता है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब बेटा यही तो काम करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, सारे अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करता है। तो ये वाला पॉइंट आपने फंक्शन में भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, और ये रोल में भी आ रहा है। अगला क्या है, असिस्टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था असिस्टेंस का मतलब, पीए की डेफिनेशन बताती है, पर्सनल असिस्टेंस। ये आपके काम को संभालता है। तो क्या कहता है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी अकाउंट जो है वो हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि वो फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे, आगे अगले साल की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे ताकि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सके। तो अकाउंटिंग इस काम में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। बेटा ये फंक्शन में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है हमें ये मौका देता है कि हम पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर कर सके। पिछले साल में 50,000 का मुनाफा हुआ था, इस बार में 60,000 का मुनाफा हुआ, मतलब हमने ग्रोथ करी है। तो ये हमें कैसे याद रहेगा, जब रिकॉर्ड मेंटेन में होगा। ऐसे ओरली याद नहीं रहता है ना, ओरली आप ध्यान नहीं कर सकते कि पिछले साल कितने लाख की सेल हुई थी, कितने लाख के क्रेडिट सेल हुई थी, कितने लाख के डेटर्स बने थे, कितने हमारे बैड डेट हुए थे। ऐसे ओरली याद नहीं रहता। ये सारी की सारी चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में जब होगी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो अकाउंट क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज में, कंपैरेटिव स्टडी में। आयो बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट कहता है एविडेंस इन कोर्ट। क्या मतलब है एविडेंस इन कोर्ट का, कि यही चीज अकाउंटिंग हमारे लिए कोर्ट में एज अ एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। अगर दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, ये पॉइंट रिपीट हुआ है बेटा, ये सारे पॉइंट रिपीट हुए, बस आपको ये देखना है कि किस जगह पे कौन सा पॉइंट डालना है। लास्ट पॉइंट हमारा जो था एविडेंस इन कोर्ट था, कि अगर दो पार्टनर के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए जब केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो किताबें हैं, लेजर्स हैं, वो सारे के सारे एज अ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है बच्चे, ये भी क्या हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग है। और अदर्स में बच्चे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मतलब अदर वाला पॉइंट इसमें नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। तो आपके लिए 2 पॉइंट बहुत बढ़िया थे बेटा। पहला था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, आपने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या 5 है। उसमें सबसे ज्यादा बढ़िया जो है वो है विंडो ड्रेसिंग। आपसे इस वाले पॉइंट्स को लेकर सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफाइन अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो आप 3-4 लाइन में ये कहोगे कि अकाउंटिंग जो है वो विंडो ड्रेसिंग को भी वो लीड करता है। विंडो ड्रेसिंग क्या है, एक मकान की खिड़की दरवाजे अगर अच्छे बना दें तो वो मकान के अंदर के बारे में अच्छा इंटरप्रेट करता है वहां से गुजरने वाला व्यक्ति। उसी तरीके से अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट है, अगर हम उसको बहुत अच्छा बना देते हैं तो लोग जो शेयर होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के बारे में बहुत अच्छा इंटरप्रेट करते हैं। तो अकाउंटिंग कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको लिमिटेशन में रखा गया है। और नेक्स्ट आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा आपने रोल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सारे के सारे पॉइंट रिपीटेड हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट करें, और आपके कमेंट के अनुसार ही हम हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी कि हमें वीडियो में और क्या क्या बताना है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करें। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हम आपके लिए और वीडियो अच्छी अच्छी बना के आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।